औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, आज हम होमवर्क के जो पॉइंट्स जो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में हम होमवर्क को कितना हम क्रिएटिविटी या क्रिएटिव कर सकते हैं और बच्चों के अंदर कितना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को जो है हम ये इंटरेस्ट क्रिएट करें ताकि बच्चे जो है होमवर्क कंप्लीट करके जो है सबमिशन डेडलाइन से पहले जो है सबमिट करें। तो while giving homework it is always very important to keep in mind कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं अचीव कर रहे हैं जो क्लासरूम में टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक्स को जब आप पढ़ा रहे हैं तो जैसे मैं एक ही एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमको आसानी रहे मैथ्स में या साइंस में या इंग्लिश में जब हम पढ़ाते हैं। मैंने 3-4 टॉपिक्स का जो है आपके सामने ज़िक्र किया था, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, या मैथ्स के एडिशनल बेसिक ऑपरेशंस हैं, या फिर इंग्लिश में हम नाउन या प्रोनाउंस या एडजेक्टिव या ग्रामर दूसरे लैंग्वेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो ये इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमको अचीव करने के लिए क्लास में हम 40 मिनट अलग अलग मेथडोलॉजीज़ में हम काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को समझाते हैं। उसके साथ साथ हम होमवर्क भी देते हैं, लेकिन जब होमवर्क देते हैं तो हमको हमेशा ये ख्याल रखना है कि हम बाकायदा उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हट के कोई ऐसा होमवर्क ना दें जिससे फिर जो है गाड़ी पटरी से हट के कहीं और चली जाए। तो होमवर्क जब हम देते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है कि हम कौन सी पॉइंट्स को याद रखें, बच्चों के अंदर किस तरीके के हम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई हम 1-2-3 आंसर्स क्वेश्चंस दे दें और उसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में मार्क कर दें और कहें कि भाई आप 3 आंसर्स 10-10 बार लिख के आओ। उससे क्या हासिल होगा आप ज़रा सोचिए। तो अगर आप उसके बदले में कुछ और तरीक़ों से जो है बच्चों को असाइनमेंट्स कराएं, हाँ ज़रूरी है कि उस लेसन में जो सवाल हैं, जो जवाब हैं, बच्चों को आने चाहिए, लेकिन उसके तरीक़े अलग हो सकते हैं। 10 बार लिखने से बच्चा लिख के तो लाएगा लेकिन उसको कभी कभी समझ नहीं पाएगा, और जब समझेगा नहीं तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में या उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल के जो है उसको प्रैक्टिस करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ गोल्स आइडेंटिफाई करके आपको होमवर्क देने चाहिए। जैसे एक है एटीट्यूड, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए बच्चों को, फिर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप साइंस में या सोशल स्टडीज़ में, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स सोच के दीजिए जिसमें बच्चों का फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो, यानी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो। यानी रिसर्च कर रहे हैं पेड़ पौधों को, या मैंने कल वाली जो वीडियो में आपको बताया कि लीफ प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से कहा कि आप पत्तों को लेके आइए। तो जब पत्ते लाने के लिए बच्चे जब बाहर निकलते हैं, बच्चे तरह तरह के पत्ते ढूंढ के लेके आते हैं, तो वहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज हो रही है। सोशल एनकाउंटर्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं सोशल एनकाउंटर्स के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पे जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई साहब हैं जो कोई डॉक्टर हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई सोशल एनजीओ में काम करते हैं या फिर पुलिसमैन हैं। इनसे आप 5 मिनट बात करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए और उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं
उसको जो है आप नोट करके लेके आए। ये आपका होमवर्क हो गया। तो इसमें सोशल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो इसमें सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को पहचानने की जो बच्चों के अंदर सलाहियत आप पैदा कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दिस सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ जो सोसाइटी में जो अलग अलग पेशे में काम करते हैं, इनके बारे में ये जानेंगे, फिर उनकी इज्जत करना शुरू करेंगे। कोई लॉयर हो सकता है, या फिर यू कैन ऑल्सो टेल देम कि भाई आप अड़ोस पड़ोस में कोई स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कोई टीचर हैं, उनके स्कूल्स में या कोई या फिर अपने घर में ही अपने पेरेंट्स की इंटरव्यू करिए कि आप उसके ज़माने में स्कूल्स में आपके स्कूल्स किस तरीके से थे, आप क्या पढ़ते थे, आपके खाने के तरीके क्या थे, आप खाते क्या थे, बिकॉज द फूड हैबिट्स हैव गॉट चेंज एंड द फूड डिफरेंट एंड पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स नाउ। हम स्कूल जाते थे तो उस वक्त हमको कहीं पे भी जो है फास्ट फूड जॉइंट्स नहीं दिखते थे, तो जो छोटे छोटे जो रोड साइड पे ठेले या जिस पे कुछ फ्रूट्स बेचा जाता था, या फिर छोटी दुकानों में जो है चॉकलेट्स वगैरह बेचे जाते थे, बट कहीं पे भी हमको बर्गर्स या पिज़्ज़ाज़ या चिप्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो फूड हैबिट्स के बारे में तो बहरहाल मेरा जो कहने का ये मतलब है कि सोशल एनकाउंटर्स के रिलेटेड आप जब होमवर्क देंगे, क्रिएटिव सॉल्यूशंस यानी क्रिएटिविटी उभारने के लिए आप उनको ड्राइंग्स दे सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई आप कहानी का पहला हिस्सा आप उनको दे दें और दूसरा हिस्सा जो है आखिरी हिस्सा आप उनसे कहें कि आप अपनी इमेजिनेशन पे दूसरा हिस्सा लिख के लेके आइए, या फिर कहानी को जो है आप वहाँ पे बीच बीच में कहानी गायब कर दें और सिर्फ मेन पॉइंट्स बता दें बच्चों को और कहें कि भाई आप इस कहानी को पूरा करें। तो देन द क्रिएटिव सॉल्यूशंस विल स्टार्ट कमिंग। फिलॉन्थ्रोपिक वर्क यानी सोसाइटी में दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना, या फिर सोसाइटी में कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से जो है दे विल अंडरस्टैंड व्हाट हेल्प मीन्स एक्चुअली। तो हेल्प करने की जो दूसरों को मदद करने की जो हमारे अंदर जो एटीट्यूड आनी चाहिए, जो कैरेक्टर डेवलप होनी चाहिए, एक वैल्यू है। हम आप लोगों ने मैंने आपके वैल्यूज़ जब आपसे कहा गया कि भाई आप कौन से वैल्यूज़ पूरे साल में पढ़ाना चाहेंगे, तो अक्सर आप लोग ने ये लिखा है कि हेल्पिंग अदर्स इज़ अ वैल्यू विच यू वांट टू टीच। ना इससे रिलेटेड होमवर्क आप क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आप होमवर्क दें ताकि बच्चे जो है दूसरों को मदद करें, साथ साथ आपका होमवर्क भी हो जाए, उनके अंदर वो एक स्किल डेवलपमेंट हो, वो एक वैल्यू उनके अंदर डेवलप हो, जिसकी वजह से आगे चल के जो है सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें। तो ये चीज़ें हैं, जैसे एटीट्यूड मैंने कहा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने कहा, प्रैक्टिस कराइए बच्चों को, कुछ जैसे पोएम है उसका रेसिटेशन या हमद है उसको नात है। फिर फिज़िकल एक्सरसाइज आप कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो बच्चे रिसर्च करेंगे, बाहर जाएंगे, ढूंढ के लेके आएंगे, तो देन दैट विल बिकम अ फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल एनकाउंटर, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, फिलॉन्थ्रफी वर्क, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन गोल्स। आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके टॉपिक्स में ये जो मैंने गोल्स बताए हैं, ये गोल्स कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में फिट बैठते हैं। तो फिर आप उस टॉपिक से कनेक्टेड देखिए। आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें हेल्पिंग नेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो आप फिलॉन्थ्रफिक वर्क दे दीजिए, यानी दूसरों फिलॉन्थ्रफिक वर्क यानी आप NGOs जो करते हैं वो फिलॉन्थ्रफिक वर्क है। हम दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं दैट बिकम्स अ फिलॉन्थ्रफिक वर्क। इट कैन बी हम कोई बीमार हैं तो उनकी मदद करते हैं, या फिर किसी जो है बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए किताबें नहीं हैं तो हम किताबें इकट्ठा करके दे देते हैं, पेंसिल इकट्ठा करके दे देते हैं,
या फिर स्कूल में भर्ती करवा के जो है उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एक फिलॉन्थ्रोपिक वर्क हैं। तो इसमें से आप पिक कर सकते हैं कि कौन से आप एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं। तो इसमें फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा इसमें, ताकि आप इस एग्जाम्पल्स को, इसकी जो है एक हैंडआउट भी मैं आपको इंशाल्लाह आपको मेल करूंगा और आपको पोस्ट करूंगा। तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आप आर्ट एंड क्राफ्ट का होमवर्क दे सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि भाई आप कोई रेसिपी ले लें और सलाद बनाएं। जंक फूड और हेल्दी फूड का आप डिस्कस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप कल वेजिटेबल सलाद, फ्रूट सलाद, कोई भी सलाद आप बना के लेके आएँ। सो देन हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप कुछ सब्जियां काटें, धो के उसको काट के डब्बे में डाल के लेके आइए। सो दिस इज़ योर, और उसमें आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप जब सलाद बना रहे हैं तो उसको बाकायदा जो है प्रेजेंटेबल मेथड में सलाद को प्रेजेंट कर सकें। जैसे खीरा है या फिर टमाटर है, बीटरूट है, ये सारी चीज़ें, कैरेट हैं, काट के जो है उसको जो है प्लेट में सजा के लेके आएँ। सो देन द क्रिएटिविटी कम्स अप। देन यू हैव नेचर से अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो अगर आप डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या इन बर्ड्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप एक बर्ड हाउस बना के लेके आएँ। आपका होमवर्क ये है। कंडीशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आप, जैसे मैंने पहले मॉड्यूल में भी बताया था, कि आप रिसोर्सेज जो यूज़ करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि 90% रिसोर्सेज आपके वेस्ट मटेरियल से होने चाहिए। जैसे आप बर्ड हाउस बनाए, चिड़िया घर अगर आप बनाना के लिए दे रहे हैं बच्चों को, तो आप कह सकते हैं कि भाई पुराना कोई भी डब्बा जो जूते ख़रीद के लेके आए या कोई सामान ख़रीद के लेके आए किचन में, उनके जो डब्बे घर में पड़े रहते हैं उसको लेके आप चिड़िया घर बना के लेके आइए। सो दैट इज देयर यू आर एक्चुअली गिविंग देम क्रिएटिव वर्क। एक दूसरा, यू आर बिल्डिंग देयर जो स्किल है, तो फाइन मोटर स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं कि बारीकी के साथ बॉक्स को जो है पूरा जो है उस पर कलर पेपर लगाएं या उसको कलरिंग करें, फिर दरवाज़ा, खिड़की, फिर ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बहुत बारीकी से करके लेके आएंगे बच्चे। तो देन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग, यू आर हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड कि उसमें नीटनेस, क्रिएटिविटी और साथ साथ रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ज़ाया ना करें रिसोर्सेज को। ये भी उनके अंदर एक आप वैल्यू डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बहुत पड़ी हैं हमारे सामने दुनिया में, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको जो है जब मर्जी आए उसको काटें, उसको इस्तेमाल करें, पेड़ पौधों को काटें, उसको इस्तेमाल करें। और उसका नतीजा क्या है? अगर आज आप शहरों में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है और जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हुए हैं, इसकी वजह क्या है? कई वजह हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि शहरों में बड़े बड़े पेड़ काट के जो है रास्ते बनाते हैं, फिर घर बनाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, नहीं तो क्या होगा? तो ये एक वैल्यू जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप उनके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक है। फिर आप फिक्शनल कोई हिंदी में या उर्दू में या कोई आप इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें ड्रामा है या कोई स्टोरी आप पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई इस कहानी की शुरुआत ये है, फिर आप इसको पूरा करिए। पूरा कैसे करेंगे? या तो आप लिख के लेके आएंगे, सो दैट विल गिव देम अ चांस टू इम्प्रोवाइज देयर राइटिंग स्किल्स। वोकैबुलरी डेवलप होगी, नए शब्द सीखेंगे बच्चे, दे विल लर्न न्यू वर्ड्स, दे विल स्टार्ट राइटिंग एंड द राइटिंग स्किल्स वुड डेवलप। साथ साथ यू कुड ऑल्सो आस्क देम टू sketch out
या फिर कार्टून्स कट करें, फिर उसको स्क्रैप बुक में लगाएं, कॉमिक स्ट्रिप बनाएं, सेम स्टोरी को जो है कॉमिक स्ट्रिप बनाएं। सो दिस इज़ अनदर। या फिर आप पुराने चीज़ों को लेके पपेट बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं जिसके स्टोरी है द थर्स्टी क्रो, स्टोरी है जैसे रेड राइडिंग हुड, या कोई हिंदी में लायन एंड द माउस की स्टोरी है, तो वहाँ पे आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप 2 पपेट्स बना के लाएं। पुराने सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स को जो है शेर की शक्ल दीजिए, दूसरे सॉक्स को जो है चूहे की शक्ल दीजिए, फिर ये दोनों पपेट्स आप लेके आइए और पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे कल ये कहानी मुझे आपको सुनाना है। ऐसा नहीं है कि कहानी आप खड़े होकर सिर्फ कहानी बोलते जाए जैसे मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नहीं है। आप पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ में एक मौजा पहने जिसका पूरा जो है फेस लायन या टाइगर की जैसा रहेगा, दूसरा जो है आपको जो है माउस की तरह जो है एक शक्ल देके जो है मौजा आप हाथ में पहने हुए हैं, सॉक्स विच रिप्रेजेंट्स माउस। देन ये दोनों को जो है इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द लायन एंड द माउस स्टोरी। तो फिर वॉइस मॉड्यूलेशन आएगी, आवाज़ में तब्दीली, ऊंची आवाज़, बारीकी से जब चूहा बात कर रहा है तो बहुत बारीकी से बात करेंगे बच्चे। ये सारी चीज़ें बच्चे खुद करेंगे, आप करवा के देखिए, फिर यू विल अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर मोर क्रिएटिव। जनरेशन जी के जो बच्चे हैं, जो 2003, 4, 5 या 2010 के बाद जो बच्चे आज जो बच्चे आपके क्लास में हैं, इनको हम जेन जी के नाम से जाने जाते हैं। तो दे आर मोर क्रिएटिव बिकॉज ये लोग इतनी क्रिएटिव दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो दे आर मोर क्रिएटिव। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू गिव देम अ चांस। उनको मौका मिलना चाहिए उस क्रिएटिविटी को आपके सामने या दुनिया के सामने लाने के लिए। आप उनको इनकरेज करिए, उनकी मदद करिए, देन यू सी हाउ क्रिएटिव दे वुड बी एंड हाउ प्रेजेंटेबल दे वुड बी। ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई आप मैथ्स को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। होमवर्क दे रहे हैं कि आप एडिशंस दे दिए हैं कि 10 सम्स हैं, स्कूल में 5 किए हैं, बाकी के 5 आप घर जाके करके लाइए। ये बहुत सिंपल होमवर्क हो गया। इसके बजाय मैंने आपको कल पिछले मॉड्यूल में कहा था कि आजकल जो है मार्केट्स में जब आप जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएंगे या ऑनलाइन में जो है आपको कूपन्स आते हैं। कुछ भी आप ख़रीदते हैं, जैसे गूगल पे में है या फ़ोन पे में, आप जब कुछ शॉपिंग करते हैं, किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ भी, हर जगह पे आजकल कूपन्स दिए जाते हैं। अब इन कूपन्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं भाई आपके फ़ोन पे 10 कूपन्स हैं पिछले 1 महीने में, आप टोटल करके ले कि आप इस महीने कितने कूपन्स, आपने कितनी रकम एज ए डिस्काउंट आपने हासिल की। फिर आप टोटल अमाउंट जो स्पेंड किए आप उसमें से आप माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके बताइए कि आपका फ़ायदा कितना रहा। So you see how addition, subtraction and multiplication is happening using these coupons. फिर उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा कि वहाँ के कुछ कूपन्स में कहते हैं कि भाई आप 2500 की परचेजिंग करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर आप मैथ्स में सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सारे हायर लेवल क्लासेस में ये जो सम्स, जो प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक्स में दिए जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली आप करवाइए। दे विल अंडरस्टैंड better than what has been done on a blackboard than when you ask them to total up the coupons and then find what is the total discount you have got. Overall आपका डिस्काउंट क्या रहा। तो you see how you are creating a creative homework for children. ऐसा नहीं है कि आप 5 सम्स दे दिए भाई, आप चलो इस 5 सम्स को करके लाओ। हो सकता है कि वो कॉपी भी करके ला लें, कहीं ना कहीं उसको जवाब मिल जाएगा, वो कॉपी करके लेके आएगा। आपको क्या पता कि उसने वाकई में
दिमाग लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है या फिर कहीं से कॉपी करके लेके आया। आपको तो आंसर दिखेगा, आप टिक मार्क करके मार्क्स देके भेज देंगे, बट रियल लाइफ में इज ही केपेबल ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज द सेविंग्स ही हैज़ डन, कितना बचत उसने किया है इस महीने में, क्या वो वाकई में ये कर पाएगा अगर उसने कॉपी करके होमवर्क किया है। तो जब आप प्रैक्टिकली उसको होमवर्क दे रहे हैं तो देन यू अंडरस्टैंड ही इज एक्चुअली लर्निंग मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ, ये है। तो दूसरा उसके बाद जो है सोसाइटी से कनेक्टेड आप किस तरीके से, एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि आप विजिट द लोकल डंपिंग ग्राउंड और ए कंटेनर पार्क, वहाँ पे आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई आप अड़ोस पड़ोस में जो लोग कचरा फेंक रहे हैं या फिर डंपिंग ग्राउंड में जो लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं जिससे जो है एनवायरनमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो देन यू कैन आस्क देम टू क्रिएट अ चार्ट ऑन व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कवर्स, प्लास्टिक मटेरियल। सो यहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन के लिए आप भेज सकते हैं, कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप होमवर्क जब देते हैं तो कह सकते हैं कि भाई आप स्कूल से निकलेंगे, घर पहुँचेंगे, दरमियान में इस घर के और स्कूल के और घर के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में आप ये चेक करके जाइए कि आपको कितने प्लास्टिक कवर्स दिखेंगे अंदाज़न। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको मालूम हो, अंदाज़न बच्चे हिसाब करते जाएं कि भाई 1 2 3 इतने कवर्स हैं, यहाँ पे इतने कवर्स हैं, वहाँ पे उतने कवर्स हैं। अब ये सारे प्लास्टिक कवर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकते हैं, इंसान के लिए कितने नुकसानदायी हो सकते हैं, जानवरों के लिए कितने नुकसानदायी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर उनको कह सकते हैं कि भाई आप रिसर्च करके एक चार्ट बना के, एक मॉडल बना के लेके आइए। So that would be something where you are connecting the student to a philanthropic work. फिर you can give them a task. लंबी छुट्टी आ गई, आप टास्क ये दे सकते हैं कि भाई आप अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों के पास जाइए, उनसे मिलिए और उनको कहिए कि भाई आप प्लास्टिक इस्तेमाल मत करिए। चार्ट या प्लकार्ड बना के आप बच्चों से कह सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आ सकते हैं कि क्या अगर हम कहते हैं तो वो सुनेंगे, क्या माँ बाप इसकी परमिशन देंगे बच्चों को बाहर जाके? हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, माँ बाप नहीं चाहेंगे कि बच्चे बाहर जाएंगे आज के माहौल में तो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल टाइम एंड इंशाल्लाह जो है वो नॉर्मल वक्त हमारे लिए आएगा। तो देन वी हैव टू मेक श्योर दैट वी इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज जो सिचुएशन आज है वो सिचुएशन हमारे लिए रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वील हैव टू चेंज आवर एंटायर टीचिंग मेथडोलॉजी, अपना स्कूल का जो कल्चर है ये सारा जो है चेंज होना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे एक अलग मॉड्यूल मैं कोर्स ख़त्म होने से पहले जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं भेजूँगा, जो यानी न्यू नॉर्मल में स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एंड एज ए टीचर आपका रोल क्या होना चाहिए, एज ए टीचर मेरा और आपका रोल क्या होना चाहिए जब बच्चे वापस स्कूल में आएंगे। क्या हम उसी अंदाज में या उसी एटीट्यूड में या उसी सब्जेक्ट्स को या उसी स्टाइल में हम पढ़ाएंगे या कुछ तब्दीली करेंगे अपनी मेथडोलॉजी में या अपनी करिकुलम में, या फिर वैल्यूज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये है। तो फिर उसके बाद आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि भाई आप फॉरेस्ट का कोई पोएम पढ़ा रहे हैं या कोई आप कविता पढ़ा रहे हैं जंगल के बारे में या जंगल में रहने वाले प्राणियों के बारे में, तो फिर वहाँ पे आप उन बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप एक फॉरेस्ट घर, जंगल में जो फॉरेस्ट हाउसेस होते हैं जंगल में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पेड़ों पे जो है छोटे छोटे घर बना के लोग वहाँ रहते हैं। आदिवासियों को अगर आप देखेंगे तो देन दे लिव ऑन ट्रीज, दे लिव ऑन माउंटेन्स,
नॉर्मली उनके घर नीचे नहीं होते हैं, क्योंकि जानवरों की जो जानवर आ सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है कुछ लोग पेड़ों पे घर बना के रहते हैं, या हंटिंग के लिए जब लोग जाते हैं तो वहाँ रात रात भर बैठ के जो है जानवरों की हंटिंग, यानी हंटिंग से मतलब ये नहीं है कि जानवरों को मारते हैं, लेकिन हंटिंग से मुराद ये है कि जानवरों को जो है जानवरों की तस्वीर खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, जानवरों को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ये एक हॉबी है। इस हॉबी को पूरा करने के लिए जब लोग जाते हैं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कोई चैप्टर आ गया, सोशल का कोई चैप्टर आ गया, तो वहाँ पे आप बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप एक ट्री हाउस बना के लेके आइए, यानी झाड़ों पे पेड़ों पे जो है किस तरीके के घर होते हैं उसको एक छोटा सा आप बना के ले आइए, या फिर उसको आप ब्लूप्रिंट आप चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके लेके आइए। पेड़ डालिए, पेड़ पे जो है आप घर किस तरीके का रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड टू द टॉपिक। दिस इज़ वन। फिर आप फिज़िकल एक्सरसाइज, मैंने कहा था शुरू में कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज आप किस तरीके से बच्चों के अंदर होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे कि एक इसका नाम है रोप स्किपिंग। लड़कियाँ जो हैं ख़ासकर पहले लड़कियाँ ज़्यादा करती थी, लेकिन आजकल ये स्किपिंग जो है हेल्थ बनाने के लिए हर एक मर्द और लेडीज़ जिम में जो है या ग्राउंड में जो है, स्कूल में आपका जो स्किपिंग रोप होता है उसको लेके जो है स्किपिंग करते हैं। अब जब स्किपिंग करते हैं तो गिनते हैं कि कितना हमने विदाउट हर्डल, यानी बीच में कहीं रुक के बगैर या फिर गिरे बगैर हम कितने स्किप कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे 20, 25, 30, 40, एक्सपर्ट्स 100 तक करते हैं नॉन स्टॉप। तो इसमें आप बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं कि भाई आप स्किपिंग करिए, बिकॉज होमवर्क जब आप बच्चे होमवर्क कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं हो रहा है। आपको यकीन, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर गिविंग देम द वर्क। जब व्हेन यू आर गिविंग देम दिस काइंड ऑफ वर्क दे विल डेफिनेटली डू इट। अगर आप कहेंगे कि भाई ये जवाब 10 बार लिख के लाइए, तो देन यू विल नॉट बिलीव कि ये हो सकता है कि कभी कभी मैंने देखा है कि वालिदैन जो है इस होमवर्क को कंप्लीट करके भेजते हैं। कुछ माँ जो है बहुत इतनी होशियार भी होती हैं कि भाई टीचर पकड़ लेंगे अगर मैं लिख के भेजूँगी, तो फिर क्या करते हैं वो अपनी लेफ़्ट हैंड से होमवर्क कंप्लीट करके भेजते हैं। बच्चों की हैंडराइटिंग को मैच करके लिख के भेजते हैं विद अ लेफ़्ट हैंड। लगता है कि बच्चे ने किया है, तो यू विल नॉट नो। सो ट्रस्ट द चिल्ड्रन एंड गिव देम द वर्क। तो स्किपिंग का जो एक्सरसाइज है, ट्रस्ट करिए, दे विल डेफिनेटली डू इट। आप कहिए कि जब आप स्किप करते जाएंगे तो देन यू स्टार्ट फ्रॉम सोशल का होमवर्क है, तो फिर आप उनसे कहिए कि भाई आप सारे 29 स्टेट्स ऑफ द कंट्री स्टार्ट विथ ए। तो सबसे पहले क्या है, वहाँ से आप शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। सो यू स्टार्ट विथ दिस एंड यू स्किप। जहाँ रुक जाएंगे देन यू कम बैक अगेन टू द कैपिटल। उसमें आप स्टेट के नाम दे सकते हैं, कैपिटल सिटीज़ दे सकते हैं, कंट्रीज़ के नाम दे सकते हैं, कंट्रीज़ के लीडर्स के नाम दे सकते हैं। यू कैन गिव देम कैलेंडर, राइट, 1857। ये थोड़े बच्चे जो है जब सीनियर लेवल में आते हैं उनके लिए है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे एक तो दे आर प्लेइंग and they are repeating those numbers, they are repeating those words, they are repeating those capital cities, they are repeating those state capitals, they are repeating the names of the states, they are repeating the name of the leaders. उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो जो बच्चे खेलते खेलते उसको रिपीट करें, एंड रिपीटेशन मेक्स अ चाइल्ड और एनी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। कोई भी चीज़ आप बार बार करेंगे then automatically you become a perfectionist in that. कुछ पकाना शुरू करते हैं, बार बार पकाएंगे तो फिर एक अरसे के बाद you will become a best cook
उस डिश को बनाने वाले आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच आप एक एक्सरसाइज के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं, ताकि जो है बच्चे एक्सरसाइज भी करें, क्रिएटिव एल्बम्स बनाएं। स्क्रैप बुक तो होती है, पुराने पिछले साल के बुक्स फेंकिए, कहिए कि मत फेंकें। ज़रूरी नहीं कि नोटबुक खाली हो। नोटबुक में पिछले साल नोटबुक में आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे, मैथ्स करवाए थे, वो नोटबुक्स को भी आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? आप कहेंगे कि भाई डोमेस्टिक एनिमल्स हम पढ़ा रहे हैं, तो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के पिक्चर्स आप इस बुक में पेस्ट करके लाइए। क्या फ़र्क पड़ता है, पेज खाली हो या पेज पे लिखा हो? मकसद हमारा क्या है कि आपको उसमें 5 अलग अलग डोमेस्टिक एनिमल्स के पिक्चर्स आपको नज़र आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खाली पेज हो। देखिए, वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट कि हम जितना हम बचा सकते हैं पेरेंट के लिए, दैट इज़ ऑलवेज गुड। हाँ, कभी कभी टीचर्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम इतना सारा करते हैं लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उनको अपना काम करने दीजिए, हमको अपना काम करना है। क्या पेरेंट आपकी इज्जत नहीं करते हैं, या पेरेंट आपकी जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं आप उसको ज़्यादा पेरेंट्स इनकरेज नहीं करते हैं, या हर बात पे पेरेंट्स आपकी जो है काम में या आपकी टीचिंग में मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, गलतियां ढूंढ के रहते हैं, बार बार आके कंप्लेन करते रहते हैं, तो इसमें तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन क्या आप उस बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे? आप ये कहेंगे कि भाई आपके पेरेंट्स बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, भाई आप मेरी क्लास में से बाहर जाइए। या आप प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि मैम इन बच्चे को जो है आप दूसरी सेक्शन में शिफ्ट कर दें। दैट इज़ नॉट अ टीचर। हम ऐसे नहीं हैं, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद भी ये करता हूँ कि हम ऐसे नहीं होंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक, यानी बच्चा ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी पूरा हमारे लिए बेकार है। दैट चाइल्ड हू वाज सिटिंग इन योर क्लास इज प्रायोरिटी फॉर यू। उस बच्चे के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, माँ बाप कौन है, माँ बाप करते क्या हैं, माँ बाप की आदतें क्या हैं, क्या काम करते हैं, माँ काम करती है या सिंगल पेरेंट हैं। होता है कभी कभी जो है कंप्लेंट्स आते हैं कि माँ नहीं है, सिर्फ बाप है, बाप भी जो है काम पे नहीं जाते हैं, बाप जो है गलत रास्ते पे हैं। ये अलग 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 किरदार जो है सोसाइटी में हमको दिखते हैं। बच्चे स्कूल आते हैं, माँ मेहनत करके दूसरों के घरों में काम करके या ऑफिसों में काम करके या कहीं कंपनी में काम करके, दुकानों में काम करके जो है एज एन अकाउंटेंट या एज ए टीचर कोई काम करके जो है कुछ 2 रुपए कमा के जो है फीस बन के जो है बच्चों को पढ़ाती है। उसकी ख्वाहिश यही रहती है कि बच्चा जो है मेरी तरह ना हो या अपने बाप की तरह ना हो, पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो ये जो मेहनत करते हैं माँ बाप, तो कुछ बाप जो है रिक्शा चलाते हैं, मैकेनिक के काम करते हैं, हाँ कुछ कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हैं, बट एवरीबडी वर्क्स। डज दैट रियली मैटर? इट डजंट रियली मैटर। तो मैं बात ये कह रहा था कि जो नोटबुक्स आप पिछले साल के ला के हम उनसे पेरेंट्स से कहेंगे भाई आप इनको फेंकिए मत, आप इसको रखिए, मैं जब कहूँगी उसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। देन यू सी यू आर एक्चुअली बिल्डिंग ऑन द रिसोर्सेज व्हाट यू हैव। तो इस रिसोर्सेज को किस तरीके से, या आप कंप्यूटर लैब में बच्चों को जब बिठाएंगे कहेंगे भाई आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए और पिक्चर एल्बम बनाइए डोमेस्टिक एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का, फ्रीडम फाइटर्स का। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, दैट इज़ द 75th इंडिपेंडेंस, 75 years we are going to complete, almost 1947, so it's now 2001 and 2021 है, तो ऑलमोस्ट 75 years महोत्सव हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो हम लोग
लास्ट पिछले तकरीबन 25-30 दिन से 30 डेज़ हो गए शायद, हम ये एक्टिविटी शुरू की है। एवरी डे हम एक फ्रीडम फाइटर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करके उसकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, कहाँ पैदा हुए थे, ये फ्रीडम फाइटिंग आज़ादी की जंग में क्या इनका क्या रोल था, इनके टाइटल क्या थे, किन के साथ काम किए, उनके तस्वीरें निकाल के जो है उसकी जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चे जो है उसको अपनी स्क्रैप बुक में ड्रॉ करके लिख के कर रहे हैं। तो 17 जब 15 अगस्त आएगा तो उस वक्त तक हम 150 लीडर्स आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री को सीखें, कौन लोग जो थे वो हमारी आज़ादी के लिए लड़ें। और आज अगर हम हिंदुस्तान में जो फ्रीडम हमको मिला है उसके वजह क्या क्या थी, कौन वो लीडर्स थे जो मेहनत करके अपनी सैक्रिफिकेशंस, कुर्बानियाँ देंगे हमको यहाँ तक ले आए। इस्लामिक स्टडीज़ में भी हमने एक्टिविटीज़ की थी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के जितने अंबिया आए थे, इन अंबिया के हिस्ट्री में हमने बच्चों को ले जाने का और उनको सिखाने का एक तरीक़ा ये किया था कि हम वहाँ पे पिक्चर्स नहीं थे, वहाँ पे उस कंट्रीज़ के नाम थे जहाँ पे अंबिया भेजे गए थे, उस जगह के नाम थे, उस वक्त या उनके वालिदैन के नाम, वो क्या कारोबार करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं। यानी नूह अलैहिस्सलाम की अगर हम बात लें तो नूह अलैहिस्सलाम को हम किश्ती से जोड़ते हैं, बोट, तो वहाँ पे बोट वगैरह बनाया गया था, फिर सारे जानवर वगैरह। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ हम बच्चों को एज अ होमवर्क जब देते हैं तो दिस इज़ एन एल्बम क्रिएशन। सो एल्बम ऑफ अंबियाज, एल्बम ऑफ सहाबाज, एल्बम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, एल्बम ऑफ साइंटिस्ट। ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें हम बचपन में स्कूल में किया करते थे। आज टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये सारे होमवर्क्स मैनुअली हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैनुअली करवा के देखिए, क्योंकि आज भी 70% बच्चे जो है हिंदुस्तान में देहातों में और छोटे गाँव में पढ़ते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल। तो हाउ कुड यू टीच देम? सो यू गिव देम दिस काइंड ऑफ वर्क। दुकानों में आप जाएंगे तो आपको फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, या फिर मैगजीन्स में मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको आप इनकरेज करिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए एक और होमवर्क, बहुत अच्छा तरीका टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। आप कहिए कि बच्चे को कहिए कि आप 10 मिनट आपके बारे में एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करके लेके आइए। दिस इज़ अ होमवर्क। यू टॉक अबाउट योर फैमिली। अगर आप फैमिली के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फिर यू आस्क द चाइल्ड टू रिकॉर्ड अ 10-minute वीडियो। दैट इज़ अ क्रिएटिव होमवर्क। यू कैन आस्क द चाइल्ड टू गो इंटरव्यू समबडी। अपने भाई या बहन को लें साथ में, उनकी मदद लें, उनको कहेंगे भाई आप रिकॉर्ड करो, मैं इनको इंटरव्यू करूँगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों से बात करने की जो सलाहियत इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब ये करेंगे तो देन द स्किल्स वुड गेट डेवलप्ड। सो इन चीज़ों को आप जो है एज अ होमवर्क आप करेंगे तो देन बच्चे भी जो है काफ़ी सारी 1-2 और पॉइंट्स हैं, मैं बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कम्युनिटी गार्डन आप बना सकते हैं, प्लांट लाइफ पढ़ा रहे हैं। यू कैन आज द चिल्ड्रन, हमने ये एक्सरसाइज भी किया था। हमने बच्चों को जो है बच्चों को पोस्ट ऑफिस ले गए थे, पोस्ट ऑफिस ले जाके बच्चों से जो है पोस्ट कार्ड्स ख़रीदवाएँ। एंड देन वी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू, वी गिव देम अ होमवर्क कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव को एक ख़त लिखें। आजकल कोई ख़त नहीं लिखता है, सब जो है ईमेल या व्हाट्सएप या फ़ोन पे बात कर लेते हैं, समझते हैं कि काम हो गया। व्हेन यू रिसीव अ लेटर, वो खुशी अलग होती है। पहले के ज़माने में हम पेन पाल्स, यानी कलम उर्दू अल्फाज नहीं आ रहे हैं मुझे, वी यूज़ टू कॉल देम एज पेन पाल। यानी कभी हम उनसे मिले नहीं, लेकिन
थ्रू लेटर्स हम उनसे फ्रेंडशिप करते थे। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे भी थे। तो आजकल ईमेल से हम फ्रेंडशिप्स करते हैं। कई लोग हैं जो उनको हम ईमेल लिखते हैं लेकिन कभी देखा नहीं है। तो उनका अगर हम पता लें, आप बच्चों से कहिए कि भाई आप एक दूसरे का एड्रेस शेयर करिए, या अपने रिलेटिव्स हैं, कोई मामा दूर रहते हैं, नानी नाना दूर रहते हैं, उनको जो है आप ख़त लिखिए। आपका होमवर्क ये है कि आप एक लेटर लिखेंगे नानी को, जो दूसरे शहर में रहते हैं। आप कानपुर में रहते हैं, नानी नाना लखनऊ में रहते हैं, या आप दिल्ली में रहते हैं, नानी नाना मुंबई में रहते हैं। तो अलग अलग, या आप वाराणसी में रहते हैं, या आप गोरखपुर में रहते हैं, या आप पटना में रहते हैं, और आपके रिलेटिव्स जमशेदपुर में रहते हैं, तो देन यू कैन राइट लेटर्स टू देम। 2-3 लाइन लिखने हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप हो रहा है, राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रहा है, लेटर राइटिंग डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में सिखाया था, लेटर राइटिंग। अब आजकल का लेटर राइटिंग क्या होता है, हाउ आर यू, ये पूरा वर्ड नहीं होता, हाउज यू, HOWZ, एंड यू की जगह YOU की जगह यू होता है, लेटर यू, दैट्स अ सेंटेंस। तो इंग्लिश कहाँ इम्प्रूव होती है। लेट देम राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, फ्रेम सेंटेंसेस, देन दे विल नो फ्रेमिंग सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ होमवर्क्स विच आई हैव शेयर्ड। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं डॉक्यूमेंट में डाल के आपको भेजूँगा। वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हुआ है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। और आपका असाइनमेंट वही है जो पिछले मैंने मॉड्यूल में दिया था। 25 मार्क्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट आप किस तरीके से करेंगे। आप खाने के आदाब सिखाए हैं, तो खाने के आदाब आप असेस कैसे करेंगे, उसको लिख के भेजिए, या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, समेटिव असेसमेंट का 25 मार्क्स, यानी 2 अलग अलग पेपर्स हैं और दोनों 25 मार्क्स के रहेंगे। कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। तो आप 25 मार्क्स के एक समेटिव और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो असाइनमेंट्स, जो होमवर्क आप देंगे, मैंने अभी जो आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से कुछ एक आध निकाल के आप होमवर्क दीजिए, एक प्लान बनाइए। इंशाल्लाह जो है फिर आपके जो होमवर्क, आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, कोई बच्चा होमवर्क किए बगैर नहीं आएगा। इस तरीके के होमवर्क देंगे तो पूरे बच्चे करके आएंगे। आप ये देंगे कि भाई 1 to 100 10 बार लिख के लाइए, तो उसमें से 4 या 5 लिख के लाएंगे, बाकी के 4 के जो है होमवर्क मदर्स लिख के भेजेंगे, बाकी के 4 जो है होमवर्क करे बगैर आएंगे। तो देन इससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे, देन यू विल गेट इरिटेटेड, गुस्से में आ जाएंगे, फिर आपकी क्लास गड़बड़ हो जाएगी। तो आज का जो प्लान था आपका 40 मिनट्स पढ़ाने का, होमवर्क नहीं करने की वजह से आप we get demotivated and ultimately we don't teach anything into the class. So बच्चों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। बच्चे ये तय करके आते हैं कि भाई आज टीचर को पढ़ाने नहीं देंगे, क्या करेंगे, हम होमवर्क नहीं करेंगे। बट टीचर गुस्से में आ जाएंगी और कहेंगे मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपकी क्लास नहीं रही हूँ, और वॉकआउट कर जाएंगे। हम 40 मिनट एंजॉय करेंगे। नुकसान किसका हुआ, बच्चों का नहीं हुआ, हमारा ही हुआ, क्योंकि अगले दिन फिर मुझे वो 40 मिनट की क्लास फिर रिपीट करनी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों से पंगा मत लीजिए। वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, डोंट हर्ट देयर ईगो, टेक देम ऑन योर साइड एंड सी हाउ दे विल लर्न। दिस शुड बी द मोटिव। इफ यू स्टार्ट ट्राइंग टू बराबरी करने की कोशिश करेंगे, then वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे। So that's why you should be very humble, very very calm when you're handling children, and when you give them the homework, they make sure that कि आप इतनी creative homework देंगे तो बच्चे करके लाएंगे। Then they'll start loving you, and if they start loving you, then आपका learning outcome achieve हो जाएगा। Ultimately, what is the goal? The goal is कि आपके जो वैल्यूज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं, वो वैल्यूज़ बच्चे सीखें ज़िंदगी में एंड उसको इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ योर गोल, एंड दैट गोल विल बी अचीव्ड व्हेन द स्टूडेंट्स इन योर क्लास लव यू। दिस शुड बी योर मोटो। इफ यू कुड डू दिस, you have done your job as a teacher.
थैंक यू।